हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और अम्ल क्षार लवण के बारे में बात करने वाले हैं। अम्ल क्षार लवण के बारे में बात करने वाले हैं, उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे, पीएच स्केल के बारे में देखेंगे, खाने वाला सोडा धोने वाला सोडा के बारे में स्टडी नोट्स के माध्यम से आप लोग को हम दिखाने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, ठीक है ना, या बोर्ड लेवल का कंपटीशन का या किसी भी क्लास में है, आपके लिए क्लास ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए इस क्लास को चालू करते हैं और आप लोग को समझाते हैं, इस लेक्चर को बताते हैं, ठीक है ना। आप लोग लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत चीज़ आप लोग को सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी, और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आप लोग को समझाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं अम्ल का अम्ल और ठीक है ना, और बेस का पीछे भी एक क्लास छोटा सा हम दिए हैं, उस क्लास को भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला अम्लों के बारे में है कि धातु के साथ अभिक्रिया है। जैसे कोई भी अम्ल उठा लेते हैं और अम्ल को जिंक, मैग्नीशियम और लोहे जैसी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तब पहला पॉइंट आपसे यही पूछेगा कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसको जिंक धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जिंक धातु यहाँ से क्लोरीन को विस्थापित कर देगा, खुद बना लेगा जिंक क्लोराइड, जिंक धातु जो है यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, खुद बना लेगा जिंक क्लोराइड, बना लेगा, क्या बना लेगा? जिंक क्लोराइड। तो कोई भी धातु उसी प्रकार मैग्नीशियम को यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल लेगी। लोहा को अभिक्रिया कराएंगे आयरन को, तो यहाँ पर बन जाएगा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो जब कोई भी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। नेक्स्ट अगला है कि धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। जब अम्ल को धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और लवण प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे धोने वाला सोडा है Na2CO3 हो गया, ठीक ना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया कर रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है NaCl प्लस में जल प्लस में CO2 का मिल रहा है। NaCl हो गया आपका साधारण नमक, जल हो रहा है, एक साथ साथ CO2 प्राप्त हो रही है। तो जब हम अम्ल को, ठीक ना, अम्ल HCl को यहाँ पे कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, कार्बोनेट के साथ, तो हम क्या प्राप्त होता है? लवण मिल रहा है, NaCl प्लस में जल प्लस में CO2 प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इसी प्रकार जब हम बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे तो हम लोग को यही प्राप्त होगा, ठीक ना, लवण मिलेगा, जल मिलेगा, CO2 मिलेगी। बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होती है, NaH क्या होती है? CO3 होती है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में आप लोग को समझाते हैं। देखिए अम्ल और क्षार, ठीक ना, अम्ल और क्षार को उदासीन करके जल और लवण बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कोई एसिड और कोई बेस, ठीक ना, आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण प्लस में जल प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार को उदासीन करके क्या बनाया जाता है? जल और लवण बनाया जाता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पे आपका प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है तो प्राप्त होता है NaCl, ठीक है ना। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl प्लस में H जो है OH के साथ में H2O बना रहा है, तो लवण और जल बन रही है। इसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अधातु ऑक्साइड के साथ क्षार की अभिक्रिया। तो जब क्षार को अधातु ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये अभिक्रिया दर्शाती है कि अधातु की जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो कैसा होती है? अम्लीय होती है। जैसे यहाँ पे अधातु का ऑक्साइड के साथ क्षार की अभिक्रिया दिखाना है, तो जैसे यहाँ पे अधातु का ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अधातु का, यहाँ पे धातु का हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो धातु का हाइड्रोक्साइड है और ये आपका क्षारीय नेचर का है। और यहाँ पे अधातु का ऑक्साइड क्या है? CO2, और अधातु का ऑक्साइड यहाँ पर CO2 जिससे कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसा नेचर का है? अधातु का ऑक्साइड यहाँ अम्लीय नेचर का। तो जब इसे CO2 से अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है प्लस में जल प्राप्त हो रही है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे चूना पत्थर या संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना पत्थर, इसे संगमरमर के नाम से जानते हैं। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? चूने के पानी या बुझा हुआ चूना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना चूने का पानी है, बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, जबकि CO2 जो है आपका अम्लीय नेचर का होता है। जब इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तब प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में क्या मिलती है, जल प्राप्त होती है। क्या मिलती है, जल प्राप्त होती है। नेक्स्ट आगे है कि सभी अम्लों और सभी क्षारों में क्या समानता होती है। अगर अम्ल क्षार का समानता का बात करें कि सभी अम्ल हो गया, सभी क्षार हो गया, उनमें क्या समानता है, तो दोनों जल में क्या होता है, वियोजन हो जाते हैं। दोनों के दोनों जल में क्या होती है, वियोजित होती है। अगर अम्ल जल में वियोजित होगा तो H+ आयन हाइड्रोनियम आयन देता है। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है H3+O। यह हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है। और दोनों में समानता यही है कि दोनों जल में घुल जाता है। अम्ल भी जल में घुलता है और क्षार भी जल में घुलता है। अम्ल जल में घुलने के बाद क्या देता है, H+ आयन, OH, ठीक ना, OH बोल रहे हैं, H3+O। इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट अगला है कि यहाँ पे जब क्षार जल में घुलता है ना तो OH- आयन देता है। प्लस में यहाँ कह सकते हैं, देखिए और समानता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार दोनों के दोनों वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। यानी कि कोई भी अम्ल ले लेते हैं जैसे HCl, यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, तोड़ेंगे तो H आपका प्लस में, Cl माइनस में। उसी प्रकार कोई क्षार ले लेते हैं जैसे NaOH क्षार ले लिए यहाँ पे, जब इसको तोड़ेंगे तो OH माइनस में, जबकि सोडियम यहाँ प्लस में टूट जाएगा, सोडियम कम टूट जाएगा, प्लस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे ना हम लोग का अम्ल क्षार जो होते हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वे जल में घुलने पर विद्युत का संचालन कर सकते हैं। और क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि आयन बनाते हैं। क्यों करते हैं, आयन बनाते हैं, आयन का निर्माण करते हैं। तो दोनों सॉरी सर, दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। अम्ल हो गए, क्षार हो गए, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, और जल में घुलने पर विद्युत का संचालन कर सकते हैं क्योंकि वे आयन बनाते हैं। पूछेगा कि अम्ल विद्युत धारा का प्रवाह क्यों करते हैं, एसिड क्योंकि आयन का निर्माण करते हैं, जल में घुलने के बाद आयन का निर्माण करते हैं। इस अच्छा ये भी कह सकते हैं कि एसिड जो है वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, यानी कि टूट जाते हैं प्लस माइनस में। क्षार भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। यहाँ लिखे हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, या अम्ल हो गए, क्षार हो गए, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जल में घुलने पर विद्युत का संचालन कर सकते हैं क्योंकि आयन वे बनाते हैं। क्या करते हैं, आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सूचकों के साथ अभिक्रियाशीलता, जैसे अम्ल और क्षार को कोई सूचक, जो सूचक के साथ अभिक्रियाशीलता का बात चल रहा है। देखिए अम्ल और क्षार दोनों ही pH सूचक का रंग बदल सकते हैं। अम्ल हो गए और क्षार हो गए, दोनों के दोनों pH सूचक का रंग बदल सकता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। अम्ल जो होता है नीला, लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। जबकि हम लोग के जो क्षार होता है, क्षार हम लोग के लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। तो अम्ल नीला को लाल कर दे रहा है, जबकि क्षार जो है लाल को क्या करता है, नीला करता है। दोनों जो है फिनॉल थिलीन और अन्य सूचक के साथ अभिक्रिया करके विशिष्ट रंग परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो दोनों के दोनों जो हो गए, जो फिनॉल थिलीन जो होता है ये भी हम लोग का सूचक होता है, और इसके साथ अभिक्रिया करके वो अपना अपना क्या करता है, विशिष्ट रंग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे अम्ल सूचक के साथ अभिक्रिया देख लिए कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार जो है लाल को नीला करता है, और दोनों के दोनों फिनोल्फिलीन के साथ में अभिक्रिया करके अपना अपना एक विशिष्ट रंग देता है। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से गुजरता है, चाहे उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब कोई अम्ल ले लेते हैं, ठीक ना, कोई यहाँ पे देखिए अम्ल ले लिए, उसके साथ में कोई यहाँ पे क्षार ले लिए, दोनों को आपस में अभिक्रिया करें तो बनना है यहाँ पे लवण बना, प्लस में क्या बना, जल बना। तो लवण बन रहा है, प्लस में जल बन रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो किसी प्रकार के कोई प्रबल अम्ल लेंगे, चाहे कोई प्रबल क्षार ले लेंगे, चाहे दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार लेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, लवण और जल बनेगा। इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखो इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आमतौर पर लवण और जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण में क्या बनता है, लवण और जल बनता है, जिसमें पीएच संतुलन उदासीन बिंदु, अगर उदासीनीकरण का जो पीएच बिंदु होती है कितना होता है, लगभग में 7 के बराबर होता है। क्या होता है, 7 के बराबर। कोई भी उदासीन विलयन होगा तो उसका पीएच बिंदु क्या होगा, 7 के बराबर होगी। जैसे जल उदासीन है तो इसका पीएच मान क्या होती है, हम लोग का 7 होता है। जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है तो पीएच मान क्या होगी, 7 होगी। यहाँ पे भी पीएच स्केल के बारे में आगे भी मतलब स्लाइड में मिलेगा। पीएच स्केल के बारे में अलग से हम स्लाइड एगो लगा के रखे हैं, उस स्लाइड के बारे में पीएच स्केल के बारे में आप लोग को समझाएंगे। देखिए पीएच के बारे में थोड़ा बात करें तो इसका खोज ना सोरेंसन किए थे 1909 में,
और अम्ल और क्षार दोनों का पीएच पैमाना पर मापा जाता है, यानी कि पीएच पैमाने पे अम्लों को भी मापते हैं, क्षार को भी मापा जाता है। अम्लों का पीएच मान 7 से क्या होती है, कम होती है। अम्ल का पीएच मान क्या होती है, 7 से कम होती है। देखिए क्षारों का पीएच मान ना 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से क्या होती है, अधिक होती है। जबकि उदासीन जो जल होता है, उदासीन जल होती है, उसका पीएच मान जो होती है 7 के क्या होता है, बराबर होता है। उदासीन जल का पीएच मान 7 के क्या होती है, बराबर होती है। देखिए संक्षारक की प्रकृति है। अम्ल हम लोग का जो होता है ना, अम्ल और क्षार दोनों संक्षारक ही काम करता है। जैसे प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दोनों के दोनों संक्षारक और स्पर्श करने पर हानिकारक हो सकते हैं। यानी कि आपका कोई प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, कोई प्रबल क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये दोनों के दोनों संक्षारक का काम करते हैं। संक्षारक बोले तो जैसे मान के चलिए अम्ल में ना धातुओं को साफ किया जाता है। आप लोग पढ़े हैं जैसे गोल्ड, जो गोल्ड होता है, सोना होता है, एक्वारेजिया में इसको साफ किया जाता है। अभी आगे आप लोग को बताएंगे एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है, ठीक ना। एक्वारेजिया के अंदर गोल्ड को साफ किया जाता है। कोई भी धातु है तो धातु को ना अम्ल की उपस्थिति, अम्ल के साथ में उसको हम लोग साफ कर लेते हैं। अम्ल को डाल करके धातु का जो ऐसा प्लेट होगा तो इसको ऊपरी सतह पे जो भी इसमें कुछ लगा होगा तो उसको साफ कर लिया जाता है। तो साफ जैसे ही साफ करेंगे तो अम्ल का ऊपरी सतह का संक्षारक होता है, वो धीरे धीरे नष्ट होना चालू होता है, यानी कि संक्षारित होना चालू हो जाता है, नष्ट होना चालू हो जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। तब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों ही संक्षारक और स्पर्श करने पर हानिकारक हो सकते हैं। इसमें त्वचा भी आपका मतलब अगर त्वचा पे अम्ल कोई गिर जाए तो त्वचा जल भी सकती है। धातु अन्य सामग्री को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अम्ल क्षार जो है धातु को भी नुकसान पहुंचाता है, कोई अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचाता है। त्वचा को तो एकदम जला देगा अम्ल, क्या करेगा, जला सकता है एकदम। इतना प्रबल अम्ल होता है एकदम त्वचा में छिद्र कर देगा एकदम। नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखिए पीएच स्केल के बारे में आ गया, ठीक है ना। पीएच स्केल के बारे में आप लोग को यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पीएच स्केल के बारे में हम लोग चलने वाले हैं कि पीएच स्केल क्या है, और बहुत सारे अम्लों के पीएच स्केल के बारे में आप लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। चलिए सेशन को चालू करते हैं, आप लोग को यहाँ पे बताते हैं। देखिए पीएच स्केल, देखना यहाँ बहुत देखिए एकदम कंपटीशन के हिसाब से देखते हुए ये स्लाइड आपका एकदम पूरी तरह से रेडी है। ऐसे तो स्लाइड टेक्स्ट बुक का है, ठीक ना, टेक्स्ट बुक का है, और वहाँ से हम मतलब निकाल के लेके आए हैं। देखिए पीएच स्केल के बारे में बात करें तो पीएच स्केल किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को मापता है। पीएच स्केल जो होता है किसी विलयन के अम्लता क्षारीयता को मापता है। जो जीरो है ना, जो सबसे अम्लीय से है, ठीक है ना। जीरो जो है यानी कि जीरो जो होगा सबसे अम्लीय होगा, से लेकर यानी कि 0 से लेकर के 14 यानी कि 14 तक जाता है। जो 14 होगा सबसे अधिक क्षारीय तक होगा। और हम लोग का पीएच स्केल 0 से लेकर कहाँ तक जाता है, 14 तक चालू होता है, 14 तक जाता है। 7 हम लोग का ना उदासीन विलयन को पीएच मान होती है। 7 क्या होती है, उदासीन विलयन के क्या होती है, पीएच मान होती है। पीएच मान 7 क्या होता है, उदासीन विलयन का होता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का विलयन जो है ना पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होता है ये पीएच विलयन की सांद्रण को निर्धारण करती है। पीएच विलयन के सांद्रण का निर्धारण कौन करती है, हाइड्रोजन आयन करती है। कौन करती है, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होती है। मूल विलयन होता है जिसे उदासीन विलयन कहते हैं, पीएच मान क्या होती है यहाँ पे, मूल विलयन पीएच 7 से क्या होती है, अधिक। अम्लीय विलयन होता है 7 से कम होती है, अधिक बोल दिए थे क्या। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होती है ना 7 से कम होती है, और मूल विलयन जो है उनका पीएच मान 7 से क्या होती है, अधिक होती है। 7 से अधिक। मूल विलयन बोले तो क्षार विलयन का बात कर रहा है, ठीक है ना। मूल विलयन बोले तो क्षार का, क्योंकि क्षार का पीएच मान क्या होती है सर, क्षार का पीएच मान जो होती है 7 से अधिक होती है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन का क्या होता है, उदासीन विलयन के 7 के बराबर होती है। क्या होती है, 7 के बराबर होती है। उदासीन जैसे जल हो गया आपका, CO2 हो गया, CO2 बोल रहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। CO2 तो हम लोग का अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होगा। क्या होगा, कम होगा। लिटमस हम लोग का ना उदासीन होता है, पीएच मान 7 होगा। देखिए यहाँ पे दिखाए भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पीएच मान जो है न्यूट्रल का है 7 है। इधर जाएंगे तो है 14 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बताइए OH आयन की मात्रा बढ़ेगी तो उसका, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्षारीयता बढ़ेगा। जैसे ही 7 से इधर 0 की ओर 0 तरफ आएंगे तो यहाँ पे H आयन का सांद्रण बढ़ेगा तो वहाँ पे बताइए अम्लीयता बढ़ेगी। क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सामान्य पदार्थों का पीएच मान यहाँ पे श्रेणी है, ठीक है ना। तो मिश्रण है, पीएच का रेंज है, उनका क्या है, प्रकृति है। उनके बारे में चलिए आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है बैट्रियम सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल।
जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है हम लोग का बहुत ही प्रबल अम्ल होती है, इनका पीएच मान लगभग 0 से लेके 1 तक होती है और यह प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। नींबू का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान होती है 2.3 होती है। क्या होती है? 2.3। जैसे कोई अगर आप लोग के घर में से कोई बाजार जाता है तो आप लोग क्या कहते हैं कि 2-3 वो नींबुआ लेते आइएगा, भोजपुरी में बोलते होंगे, अगर आप लोग बिहार के होंगे तो 2-3 वो नींबुआ लेते आइएगा, यानी कि 2.3 क्या होगा? नींबू का पीएच मान क्या होगा? 2.3। और ये हम लोग को अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। नींबू भी हम लोग को क्या है? अम्लीय, क्योंकि पीएच मान 2.3 है तो अम्लीय है। और ये भी हम लोग का प्रबल होगा, ठीक ना, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से थोड़ा सा कम प्रबल होता है। नींबू का रस होता है। अभी आगे जाके देखेंगे कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है, उस पर भी जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे सिरिका है। सिरिका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होती है, सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है CH3COOH, यही हम लोग का एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। पीएच मान का होता है 2 से लेकर 3 तक इसका पीएच मान होती है, या तो 2 से 3 मतलब 2 से 3 तक इसकी पीएच मान मतलब लाइज करती है। और ये हम लोग का अम्लीय होता है। सिरका कैसा होता है? अम्लीय होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है इनका पीएच मान 2 से 4 के बीच में होता है, ठीक ना, 2 से 4 के रेंज में होती है ना, 2 से 4 के रेंज में सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच मान ये हम लोग को अम्लीय होता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी का पीएच मान 4 से 5 के करीब में होती है, यह थोड़ा सा अम्लीय होता है, यानी कि 4 से 5 यानी कि थोड़ा सा अम्लीय है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया दूध। दूध का पीएच मान जो होती है 6 से 7 के करीब में होती है, यह उदासीन से थोड़ा सा अम्लीय है, ठीक ना, उदासीन के लगभग में करीब ही रहता है दूध आपका, उदासीन के थोड़ा मतलब थोड़ा करीब रहती है। नेक्स्ट वहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, शुद्ध पानी, शुद्ध जल। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होती है और यह उदासीन होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7 पॉइंट क्या होती है? 4 होती है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान जो होती है ना अप्रोक्सीमेटली 7.4 होता है, यानी कि 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है, यानी कि 7.4 होता है। थोड़ा सा क्या होता है? क्षारीय होती है, थोड़ा सा क्या होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला हो गया यहाँ पे मीठा जल है, ठीक ना, मीठा जल। मीठा जल का पीएच मान जो होती है ना 8.9 होती है। क्या होती है? 8.9 होती है और ये हम लोग को क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। समुद्री जल का पीएच मान लगभग में 8 के करीब में होती है, ठीक है ना, लगभग में अप्रोक्सीमेटली 8 के करीब होता है और ये हम लोग को क्षारीय होता है। टूथपेस्ट जो हम लोग के ब्रश करते रहते हैं, तो जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट के जो पीएच मान होता है, जो पेस्ट यूज करते हैं ना आप लोग, उसका 8 से लेकर 9 के करीब में होता है, वो हम लोग को क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। साबुन का पीएच मान जो होता है 9 से 10 होती है, 9 से 10 के करीब में होती है, ये भी हम लोग को क्षारीय होती है। अच्छा, एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है कि जो हम लोग को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल 2 है, इनका पीएच मान ना 10 होती है। क्या होती है? 10 होती है। जबकि NaOH होता है, कास्टिक सोडा है, इसका पीएच मान 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 10, जबकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? 14 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे साबुन का पीएच मान देख रहे थे, तो 9 से 10 के करीब में होता है, वो क्षारीय होता है। और अमोनिया विलयन, अमोनिया बोले तो NH3, इसका पीएच मान ना 11 से 12 के करीब में होता है, क्षारीय होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे ब्लीच है। ब्लीच का पीएच मान जो होता है सबसे ज़्यादा प्रबल होता है ब्लीच, 12 से 13 होती है, 12 से 13 होती है और प्रबल क्षारीय होता है। इससे भी ज़्यादा क्षारीय होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ज़्यादा और भी ज़्यादा क्षारीय होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक ना, पीएच स्केल के बारे में और सारी बातें यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हम लोग को गैस्ट्रिक जूस होता है, आमाशय का जूस होता है, इसका पीएच मान होती है 1.2 होता है। क्या होता है? 1.2 होती है। लेमन जूस जो होता है, लेमन जूस जो नींबू होता है, इसका पीएच मान 2.2, ठीक ना, 2.2 2.3 कह सकते हैं आप लोग, इसके करीब में होता है। प्योर वाटर जो होता है, प्योर यहाँ पे ब्लड है ना, प्योर वाटर ब्लड, इसका होता है 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। प्योर वाटर ब्लड जो होती है इनका पीएच मान जो होती है कितना होता है? 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इनका पीएच मान 10 होती है। क्या होती है? 10 होती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है। तो ये एनसीईआरटी टॉपिक है, हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ था, ये सारे बातें आप लोग को बता दिए। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.2 है, लेमन जूस का 2.2 है, और आपका ब्लड का हो गया 7.4 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 है, और का सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है? 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। देखिए पाचन तंत्र, पाचन तंत्र जो है पाचन में सहायता के लिए पेट है, पेट जो कम पीएच बनाए रखता है। एंटा एसिड अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने में मदद करती है। जो पाचन तंत्र जो होता है ना, पाचन में सहायता के लिए जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पाचन तंत्र, पाचन में सहायता के लिए
पाचन में सहायता के लिए कौन सा अम्ल सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। और जब एक मात्रा पेट में HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। उसको कम करने के लिए एंटासिड क्षार का प्रयोग करते हैं। अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने में मदद करता है, ठीक है ना। जो हम लोग को जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उसको कम करने में काम कौन करता है? एंटासिड। एंटासिड जो होता है उसको कम करने में क्या होता है? सहायक होती है। नेक्स्ट है यानी कि मृदा का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान। मृदा का पीएच पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। यानी कि जो पीएच होता है, मिट्टी का जो पीएच होता है वो पौधों की वृद्धि को क्या करता है? प्रभावित करता है। विभिन्न पौधों को स्टम विकास के लिए अलग अलग पीएच स्तर की आवश्यकता होती है। स्टम में उनकी मतलब आवश्यकता विकास अगर देखें यहाँ पे, अगर पीएच का यहाँ पे विकास देखें तो पौधों के देखिए विकास के लिए, पौधों के यहाँ पे विकास के लिए जो अलग अलग मतलब पीएच की जरूरी होती है। यानी कि सभी पौधे पीएच के समान स्तर पर विकसित नहीं होते हैं, उनका पीएच स्तर ना अलग अलग होना चाहिए। दांतों की सड़न कहता जब जीवाणु की सक्रियता का कारण, जब हम लोग के मुख है तो जब मुख का पीएच मान 5.5 से नीचे हो जाती है तो वहाँ पे जीवाणु जो होते हैं ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और एनामेल हम लोग को खराब होना चालू हो जाता है, एनामेल का क्षय होना चालू हो जाता है। एनामेल का क्या होता है? क्षय होना चालू हो जाता है। एनामेल का क्षय होना क्या होता है? चालू हो जाता है, क्षरण चालू हो जाता है। तो हम लोग के दांतों का पीएच मान जो है ना 5.5 से कम होने पर पूछता है एग्जाम में कि दांतों का पीएच मान जो है मतलब कितना कम होने से क्षय होना चालू हो जाएगा? 5.5 से कम होने पर क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, क्षरण होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट अगला है, आगे है कि यहाँ पे मेमोरी मार्कर यहाँ पे लिखा है कि देखिए डॉग प्लांट में क्षारीय गुण पाए जाते हैं। एक डॉग प्लांट, डॉग का पौधा होता है, डॉग का पौधा होता है, वहाँ पे उसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं। जो बिच्छुओं के डंक में मौजूद अम्लीय मेथनोइक, जो बिच्छू के बताइए डंक में कौन सा अम्ल होती है? मेथनोइक अम्ल होती है। जब बिच्छू कोई डंक मार दे तो डॉग प्लांट के पौधा को वहाँ पे क्या करते हैं? लगा देते हैं वहाँ पे, तो उसको क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। यहाँ पे देखिए बिच्छू के डंक में मौजूद होती है मेथनोइक अम्ल होती है, जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, उदासीन करने में मदद करती है। डॉग का पौधा जो होती है, डॉग प्लांट का पौधा होता है क्षारीय गुण का होता है। जब कोई बिच्छू डंक मार दे, मेथनोइक अम्ल को छोड़ देगा, आपके शरीर में छोड़ देगा, तो अब हम लोग को उसको उदासीन करने में मदद करती है। डॉग प्लांट क्या करता है? मदद करता है। जब प्रभावित क्षेत्र को डॉग के पत्ते से रगड़ा जाता है तो डॉग प्लांट की क्षारीय प्रकृति अम्लीय डंक का प्रतिकार होगा, उसका जो उसका प्रभावी गुण होगा उसको रोकने का काम करता है, जिससे हम लोग को क्या मिलती है? राहत मिलती है। क्या मिलती है? राहत मिलती है। एक आप लोग नेटल का पौधा नाम सुनेंगे, वो भी हम लोग का अम्लीय प्रकृति का होता है। नेटल के पौधा जब आपको छू जाए, उसमें छू जाएगा तो जैसे मतलब त्वचा में जैसे छुएगा ना तो आपको जैसे चुभन जैसा महसूस होगा और वो अपना अम्ल छोड़ देगा। तो वहाँ पे डॉग प्लांट के पौधा को क्या करेंगे? उस पर क्या करेंगे? रगड़ लेंगे। जैसे ही रगड़ेंगे तो आपको अम्ल के प्रकृति से राहत मिल जाएगी, क्योंकि उदासीन जैसा आपको महसूस होगा। तो डॉग प्लांट याद रखिएगा। डॉग प्लांट में क्या होता है? वो क्षारीय नेचर का होता है। जबकि बताइए डॉग प्लांट क्षारीय नेचर का होता है और नेटल का पौधा कैसा होता है? अम्लीय नेचर का होता है। कहता यह एक उदाहरण है कि प्रकृति किस तरह से एक प्राकृतिक निष्प्रभावी उपाय प्रदान करती है, ठीक है ना। जो क्षार डॉक लीफ होता है अम्ल, बिछुआ के डंक को निष्प्रभावी कर देता है। जो डॉक लीफ बोले तो पत्ती, जो डॉग प्लांट के जो लीफ होता है वो बिछुआ के जो डंक होती है उसको निष्प्रभावी कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे कि एंटासिड जो ना अतिरिक्त जो पेट में अम्लीयता होती है उसको प्रभावी करने में क्या होता है? सहायक होता है। एंटासिड ज़्यादा मात्रा के अम्लों को कम करने में क्या करता है? सहायता करता है। कुछ यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत के बारे में देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को कौन से मतलब अम्ल में कौन सा मतलब प्राकृतिक स्रोत होता है, ये बातें आप लोग को यहाँ पे सुनाते हैं। जैसे सिरका है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाती है। कौन से अम्ल पाई जाती है? एसिटिक अम्ल पाई जाती है। खट्टा दूध में बताइए, खट्टा दूध दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बताइए नेक्स्ट अगला है नारंगी, बोले तो संतरा, संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में भी पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, संतरा नारंगी में, नारंगी आपका संतरा में पाई जाती है, साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। नेक्स्ट इमली में बताइए, इमली में कौन सा अम्ल पाई जाती है? टारटारिक पाई जाती है, टारटारिक पाई जाती है। चींटी के डंक में पाई जाती है मेथनोइक अम्ल, चींटियों के डंक में मेथनोइक अम्ल। और चींटी के डंक जब मार दे तो कौन सा बताइए? डॉग प्लांट के पौधा के पत्तियों को रगड़ सकते हैं वहाँ पे। जो डॉग प्लांट के पौधा के पत्ती अभी बताए कैसा होता है? क्षारीय नेचर का होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक बोलते हैं ना, ऑक्जेलिक लिखा हुआ है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक। बताइए सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव के अंदर मौलिक अम्ल पाई जाती है। कौन सा अम्ल पाई जाती है? मौलिक। देखिए यहाँ पे आ ही गया, ठीक ना, सेव के अंदर बताइए, सेव के अंदर हम लोग को
नेक्स्ट यहाँ पे पहले बिच्छू, ठीक है ना, बिच्छू बूटी डंक, बिच्छू बूटी डंक जो होती है उसमें मेथनोइक अम्ल होती है, ठीक है ना। बिच्छू और बूटी डंक जो होती है यानी कि बिच्छुओं के जो डंक होता है, बिच्छू के डंक में ना मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। सेव के अंदर पाया जाता है मौलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हो गया पालक, पालक में हम लोग को ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में भी ऑक्स, ठीक है ना, ऑक्सेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं इसको। एस्प्रिन हो गया, एस्प्रिन दर्द निवारक दवा होता है, एस्प्रिन के मतलब होता है दर्द निवारक दवा। इसमें सैलिसाइलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैलिसाइलिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, दही के अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट चाय, चाय के अंदर होता है टैनिक अम्ल, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाती है? टैनिक अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे ना अम्ल का यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंस, ठीक ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंस पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच का हम लोग कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पीएच के बारे में इसमें बातें समझाया गया है। तो पीएच के इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीडे लाइफ है, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, एग्रीकल्चर में, फूड में, मेडिसिन के अंतर्गत में, ठीक ना, क्लीनिंग प्रोडक्ट के रूप में पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लवण के बारे में देखने वाले हैं, ठीक ना। लवण के बारे में आप लोग को यहाँ पे समझाने वाले हैं और लवण से बनने वाले सारे क्वेश्चन को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ से मतलब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है वो सारे बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को हम बस समझाते हैं। देखिए लवण के बारे में यहाँ पे, लवण देखिए, लवण आयनिक यौगिक होते हैं। लवण क्या होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl ले लेते हैं, हम लोग का लवण है तो आयनिक यौगिक है। जैसे Na जो है सोडियम प्लस में, Cl आपका माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो लवण हम लोग का आयनिक कंपाउंड होते हैं जो अम्ल और क्षारों के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनता है। लवण कैसे बनता है? तो अम्ल क्षार के, ठीक ना, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पर लिखा है कि जब कोई एसिड ना जब कोई बेस से अभिक्रिया करता है तो हम लोग को लवण बनता है। इसमें क्षार धनात्मक आयन, इसमें क्षार जो है ना धनात्मक आयन और अम्ल ऋणात्मक आयन होते हैं। इसमें क्षार जो होते हैं, लवण के अंदर क्षार क्या होते हैं? धनात्मक आयन। जबकि हम लोग के अम्ल जो होते हैं कैसे होते हैं? ऋणात्मक आयन होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक आयन होते हैं। लवण के प्रकार, जैसे उदासीन लवण क्या होगा? उदासीन लवण तब बनता है कि जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करेगा। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हम लोग को उदासीन लवण होता है। NaCl कैसा लवण होता है? उदासीन। NaCl का निर्माण कब होगा? तो जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण का निर्माण होगा। अम्लीय लवण, यह एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब मिलेगा, यानी कि यहाँ पे अम्ल प्रबल है, अम्ल प्रबल है तो अम्लीय लवण, या क्षार क्या है? दुर्बल है, क्षार दुर्बल है तो यहाँ पे बताइए जब अम्ल प्रबल है तो लवण कैसा बनेगा? यहाँ पे अम्लीय बनेगा। और जब दोनों प्रबल होगा तो उदासीन लवण बनेगा। जैसे एग्जाम्पल है क्या? अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो होता है अम्लीय लवण होती है। अब ये देखिए एक दुर्बल अम्ल लेंगे, अम्ल दुर्बल, क्षार कैसा है? प्रबल, प्रबल क्षार है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो होती है हम लोग को क्षारीय होती है, क्षारीय लवण होती है। कैसा? क्षारीय। क्षारीय लवण कैसे बनता है? तो क्षारीय लवण के लिए अम्ल लेंगे दुर्बल और क्षार कैसा लेंगे? प्रबल, क्षार लेंगे प्रबल, यानी कि जो प्रबल होगा वही लवण बनेगा। सामान्य लवण के कुछ उपयोग भी है, जैसे NaCl। सामान्य लवण जैसे NaCl का उपयोग जो होता है खाना पकाने में, खाद्य संरक्षक में इसका प्रयोग करते हैं। अचार उचार के संरक्षक में NaCl का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे खाने वाला सोडा है। खाने वाला सोडा फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे एंटासिड ग्रुप में प्रयोग करते हैं। एंटासिड बोले तो पेट के अंदर अम्लीयता बढ़ जाए, इसका प्रयोग किया जाता है। प्लस अग्निशामक यंत्रों में भी खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में भी खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में आप लोग को यहाँ पे बताते हैं। वॉशिंग सोडा सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा का Na2CO3 10H2O, ये वॉशिंग सोडा दोहन सोडा का सूत्र है। सफाई, जल को नरम करने और कांच निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। जो वॉशिंग सोडा है सफाई के अंदर, जल को नरम करने में, कांच निर्माण के अंतर्गत कांच उद्योग में वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, धोने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, जिसे POP। आप लोग इसका फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा? POP है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे है, जहाँ ऑफ आ जाएगा वहाँ हाफ करिएगा, हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O के निर्माण, इसका निर्माण चिकित्सा के लिए किया जाता है। चिकित्सा उपयोग में कला के क्षेत्र में भी, यानी कि कला बनाने में, जिसमें मूर्ति वूर्ति हो गया उसको बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका निर्माण पहले एग्जाम में पूछ लेता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस विधि से कहते हैं।
इसका निर्माण होता है क्लोर क्षार विधि, ठीक ना, क्लोर क्षार विधि से होता है। इसके निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड को जब जल के साथ अपघटन किया जाता है, ठीक ना, जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब प्राप्त होता है हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन गैस और प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यह है क्लोर क्षार, ठीक ना, क्लोर क्षार। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं क्लोर क्षार विधि में, और इसका रिएक्शन है कि जब सोडियम क्लोराइड को जल और प्लस में, ठीक ना, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। प्लस में इसका उपयोग है कि साबुन डिटर्जेंट में बनाने में होता है, साबुन डिटर्जेंट बनाने में होती है। और इसके साथ साथ ओ सॉरी सर, थोड़ा सर्दी भी हो गई हमको। अच्छा, नेक्स्ट अगला उपयोग है इसका कागज, वस्त्र और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ठीक ना, शुद्धिकरण में भी हम लोग यहाँ पे कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, NaOH का प्रयोग किया जाता है। कागज, वस्त्र और पेट्रोलियम के प्रसंस्करण में भी इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर देखिए, सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होती है। कैसे बनता है, तो जब यहाँ पे चूने के पानी में क्लोरीन गैस का प्रवाह करते हैं, कितना डिग्री पे, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 40 डिग्री पे प्रवाह करते हैं तो बनता है आपका, ठीक ना, ब्लीचिंग पाउडर बनती है, प्लस में क्या बनता है, जल बनती है। याद रखिएगा, समीकरण आपको ध्यान रखनी है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए चूने का जो पानी है, ठीक ना, चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें कौन सी गैस डालते हैं, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का प्रवाह करते हैं तो प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर बनती है, प्लस में क्या बनता है, जल प्राप्त होता है, क्या मिलता है, जल बनता है। इसका उपयोग होता है पीने के जल को कीटाणु रहित, यानी कि पीने वाले जल को शुद्धिकरण करने में इसका प्रयोग करते हैं। कपड़े और कागज को ब्लीच करने में, यानी कि उसको मतलब ब्लीच के मतलब होता है उसको अधिशोषण कहिए चाहे रंगाई कहिए, रंगाई करने में, कपड़े और कागज को ब्लीच करने में, रंगाई करने में यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ पे और भी इसका उपयोग है। एक और है रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में भी उसका प्रयोग करते हैं, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कि ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे खाने वाला सोडा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है, NaHCO3 है खाने वाला सोडा। इसे किस विधि से बनाते हैं, तो साल्वे विधि से, ठीक ना। NaOH को किस विधि से बना रहे थे, तो क्लोर क्षार विधि से बना रहे थे, क्लोर क्षार विधि। जबकि खाने वाला सोडा को बनाते हैं साल्वे विधि से बनाते हैं, साल्वे विधि, ठीक ना। साल्वे विधि में सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl को अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब जाके NaHCO3 बनता है। कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस में अमोनिया NH3 और प्लस में क्या है, CO2 है, प्लस में क्या है, CO2 है। जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तब बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनती है, क्या बनती है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त होती है। और इसका उपयोग देखिए यहाँ, इसका उपयोग कहाँ है, इसको तो खाना पकाने में होता है, अपच राहत से एंटासिड के रूप में, जहाँ पे एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। और अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सर यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे वॉशिंग सोडा, ठीक ना, वॉशिंग सोडा सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O इसका फॉर्मूला है। और बेकिंग सोडा को गर्म करके, जो खाने वाला सोडा होता है ना, उसको गर्म करते हैं तब जाके हमको प्राप्त होती है यहाँ पे वॉशिंग सोडा, Na2CO3 प्लस में CO2 प्लस में जल मिलती है, क्या मिलती है, जल मिलती है। तो हम लोग को जो खाने वाला सोडा है जब इसको हीट करते हैं तो प्राप्त होता है, यानी कि खाने वाला सोडा का दुगना अणु है ना, दुगना अणु को गर्म कर रहे हैं, दुगने अणु को गर्म करते हैं तो यहाँ पे Na2CO3 प्लस के CO2 प्लस के जल प्राप्त होती है। इसका उपयोग है कांच उद्योग में, साबुन और कागज उद्योग में भी प्रयोग करते हैं वॉशिंग सोडा को, है ना। कांच, साबुन और कागज उद्योग में कठोर जल को मृदु करने में, कठोर जल होता है उसको हम लोग स्वच्छ करने में, मृदु करने में नहीं कि स्वच्छ करने में, प्लस में यहाँ पे, ठीक ना, सफाई कर्मक पदार्थ के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं, सफाई कर्मक पदार्थ बनाने में भी इसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब जिप्सम को, फार्मूला क्या होता है CaSO4 जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, 373 पर, यानी कि 373 बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, यानी कि जिप्सम को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो जल के आधा अणु को विस्थापित कर देता है और बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनती है, जिप्सम को कितना पर 373 कहिए चाहे 100 डिग्री कहिए, ठीक ना, क्योंकि 100 डिग्री हम लोग को केल्विन में 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? 273 केल्विन बोलते हैं। और जब 100 एकड़ में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तो हो जाएगा 373 हो जाएगा, यानी कि केल्विन में 373 है, सेल्सियस में 100 हो जाएगा। और जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे 100 डिग्री पे तो जल के आधा अणु को क्या करेगा? त्याग करके क्या प्राप्त हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका प्रयोग है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में होता है, कास्ट बनाने में किया जाता है, प्लस में सजावटी सामग्री मूर्ति बनाने में प्रयोग करते हैं, दीवार के परिष्करण बोले तो दीवार के अंदर जो छिद्र होता है ना, छिद्रों को भरने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, दीवार के अंदर छिद्रों को भरने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है कहता है या बैटरी में उपयोग होता है और उर्वरक के रूप में, उर्वरक जैसे अमोनिया सल्फेट के निर्माण में भी और रसायनों का रंग प्रदान करने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और अम्लों का इसे राजा बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु के सतहों के सफाई, कोई धातु हो गया उनके सतह को, ऊपरी सतह को सफाई करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अचार बनाना हो, प्लस में मानव पेट में भी हम लोग को जीवाणुओं को समाप्त करता है। पीवीसी जो तार के ऊपर जो कोटिंग होती है ना, तार के ऊपर जो कोटिंग रहता है पीवीसी के उत्पादन में भी HCl का प्रयोग होता है। HCl का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, यानी कि धातु के सतह के सफाई में, अचार बनाने में, मानव पेट में भी जो पाचन होता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है, कीटाणु को मारता है, पीवीसी उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला है नाइट्रिक अम्ल है। उर्वरक में, प्लस में विस्फोटक में टीएनटी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन विस्फोटक पदार्थ होता है, उसको बनाने में प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। प्लस में एक्वारेजिया का बात कर रहे थे, 3 भाग HCl प्लस में HNO3 का, है ना, HNO3 का मिश्रण जो होता है ना, एक्वारेजिया कहलाता है, जिसमें सोना को घोला जाता है। 3 भाग HCl होती है और एक भाग क्या होता है? एक भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग HCl और एक भाग HNO3 होता है, इसके मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एसिटिक अम्ल है। यह खाद्य संरक्षक के लिए सिरका में उपयोग किया जाता है, ठीक ना, खाद्य संरक्षक के लिए सिरका, ठीक ना, में प्रयोग किया जाता है। इत्र के लिए एस्टर का रासायनिक उत्पाद बनाता है। जो इत्र बनता है हम लोग को, जो सेंट बनता है, उसके लिए एस्टर का रासायनिक उत्पाद भी तैयार करता है, एस्टिक अम्ल ही तैयार करता है, एस्टिक अम्ल ही क्या करता है? तैयार करता है। नेक्स्ट अगला क्षार के बारे में, जैसे कास्टिक सोडा है, साबुन डिटर्जेंट के निर्माण में, कागज और जल के शोधन में हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिसे क्लोर क्षार विधि से तैयार किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या कृषि में अम्लीय मृदा के उपचार में और जल उपचार में इसका मतलब, ठीक ना, प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर और पेरिस के निर्माण में भी यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कृषि, ठीक है ना, कृषि में अम्लीय मृदा के उपचार में, जल उपचार के निर्माण में प्रयोग करते हैं। प्लस में इसको प्लास्टर के अंदर प्रयोग करते हैं ना, सॉरी सर, प्लास्टर पेरिस में नहीं, प्लास्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और अग्निरोधी के रूप में भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आप लोग मैंने एंटासिड याद रखिएगा, एंटासिड में इसका प्रयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एंटासिड में प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग को लास्ट स्लाइड है, ठीक ना, ज़्यादा टाइम नहीं, बस अब हम लोग बस खत्म ही होने वाला है टॉपिक, बस 1 से 2 मिनट और लगेगी। जैसे लवण है NaCl, इसे हम लोग टेबल लवण कहते हैं। NaCl को क्या कहते हैं? टेबल लवण के नाम से जानते हैं। भोजन, तो भोजन के, ठीक ना, भोजन हो गया, अचार हो गया, उनको क्या किया जाता है? संरक्षण में मतलब नमक का प्रयोग करते हैं। NaOH जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में, ठीक है ना, कास्टिक सोडा के निर्माण में भी NaCl का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे खाने वाला सोडा हो गया, जिसे बेकिंग सोडा, लिविंग एजेंट कहते हैं अग्निशामक में, और हल्के एंटीसेप्टिक के रूप में भी यहाँ पे खाने वाला सोडा का प्रयोग करते हैं। प्लस में पेट में अगर एसिडिटी हो जाता है तो उसको कम करने में खाने वाला सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा, जिसे धोने वाला सोडा कहते हैं, सफाई प्लस में मृदुकरण, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग का है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है टूटी हुई हड्डियों को
कास्ट बनाने में, प्लस में सजावटी जैसे मूर्ति वूर्ति हो गया उसके निर्माण में इसका क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या होता है, CSO4 इंटू के हाफ H2O ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो ये हम लोग का देखिए यहाँ अम्ल क्षार का मतलब अभी तक का क्लास रहा था, आप लोग मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक सारे टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। और आप लोग फीडबैक प्रदान करिए कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग को नया मतलब सेशन नया क्लास लेकर ऑर्गेनिक हम आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।